हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे अपने बात करने वाले हैं व्याख्याएं विभिन्न दृष्टिकोण। ठीक है, यानी कि ये जो चैप्टर अपना चल रहा है संविधान एक जीवंत दस्तावेज की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा जो संविधान उसको गठित हुए। यहाँ पे कम से कम 70 साल से ऊपर हो रहे हैं, फिर भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। सारी कंडीशंस इसकी फॉलो हो रही हैं जो इसमें लिखी गई थी। लेकिन इसमें बात की जा रही है कि काफ़ी ज़्यादा संशोधन किए गए, उसका कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि अभी तो हमने देखा था कि संशोधन किस तरीके से किए गए, कि यदि हम देखें कि 70 साल से अधिक मैंने बात की कि हो रहे हैं, लेकिन 104 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, तो 104 संशोधन करने का क्या मतलब, संविधान जब से बना कि उसकी कमजोरियां हैं, या कि हम बात करें कि उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमियां रह गई थी, जो कि ऐसी सिचुएशन देखने को हमें मिलती है। तो हर एक समस्या के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। ठीक है, तो हमें मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि हम जिसका भी सुन ले बात और उसी तरीके से या उसी डायरेक्शन में बह जाएं, तो ऐसी बात सही नहीं होती है। कुछ हमें काम ऐसे करने पड़ते हैं कि हम अपने सोच विचार से कुछ बातें देखें और अब उसको एनालिसिस करें, फिर बाद में हम बात करें कि एग्जैक्टली रीजन क्या था, क्या समस्याएं थी, क्या ये जो कुछ हुआ वो सही है या गलत है। तो वो सारी चीज़ें फिर हम बाद में कर सकते हैं, बट जब वो पूरा उसका होल नॉलेज हमारे पास आ जाए तब। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कुछ दृष्टिकोण हैं जिनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है कि संविधान की व्याख्या को लेकर जो आपकी जुडिशरी है, ठीक है, यानी न्यायपालिका और सरकार के बीच अक्सर मतभेद पैदा होते रहे हैं। और ये आज की नई बात नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बीच में और आपकी विधायिका हो या कार्यपालिका, इनके बीच में काफ़ी मतभेद रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी पूरी मैं हिस्टोरी आपको यहाँ पे समझाऊंगी। यहाँ पे क्या हुआ था कि संविधान के अनेक संशोधन इन्हीं मतभेदों की उपज के रूप में देखे जा सकते हैं। और इस तरह के टकराव पैदा होने पर क्या हुआ कि संसद को संशोधन का सहारा लेकर संविधान की किसी एक व्याख्या को प्रामाणिक सिद्ध करना पड़ता है। और इसके बाद हम देखें कि प्रजातंत्र में विभिन्न संस्थाएं संविधान और अपनी शक्तियों को अपने अपने तरीके से व्याख्या करती हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो अभी आपने यहाँ पे पढ़ा ना, कि संसद को क्या करना पड़ा, संशोधन का सहारा लेके। जब क्या हुआ, आपको पता है कि हमारा जो जुडिशियरी है उसके पास पावर है, संविधान की व्याख्या करता है वो। ठीक है, संविधान का हमारे संरक्षक है वो। और यहाँ पे उसका कहना ये है कि भैया आप जो मूल संविधान बना हुआ है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे। यानी कि जब जी चाहे कि यदि हमने देखा कि संपत्ति के अधिकार की बात की जाती थी यहाँ पे, तो जो हमारा राइट था, फंडामेंटल राइट था। लेकिन फंडामेंटल राइट को क्या हुआ कि वहाँ पे जब लोग उनकी संपत्तियाँ हड़पने लगे तो क्या किया गया, यानी कि लोग क्या, गवर्नमेंट ले रही थी। ठीक है, तो उसमें से जब वो जो भी थे केशवानंद जैसे भारतीय मामला आया था वहाँ पे 1973 में, वो कोर्ट जाते हैं, क्योंकि बात की गई थी ना कि संविधान जो भी उनकी यदि मौलिक अधिकारों का हनन करेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप गलत कर रहे हो, संविधान में ये लिखा हुआ है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या करेगा, जो संविधान में लिखा गया है उस आधार पे वो न्याय देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से ऐसे केसेज हैं, हम कभी केस स्टडी पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे, यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा। तो बस आप अभी ये लैंड रिफॉर्म का ही एग्जांपल लेके समझिए, बेटर होगा। तो इसमें से क्या हुआ ना कि सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है उसका मेजर इम्पॉर्टेंट जो काम है वो क्या है कि संविधान में जो चीज़ लिखी गई है तो उस आधार पे वो न्याय देगा, चाहे संविधान में कुछ भी लिखा गया हो। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया कि संशोधन क्यों किए संसद ने, कि हम संविधान में लिखेंगे ही नहीं ये बात, तो आप किस आधार पे न्याय दोगे, किस आधार पे हमें यहाँ पे आप रोकोगे या कहोगे कि आप इस पे कानून बनाओ। तो उन्होंने क्या किया कि लैंड रिफॉर्म की बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि संविधान में ये फंडामेंटल राइट है। तो उन्होंने कहा चल भाई हम हटा ही देते हैं, इसमें संशोधन कर दिए, उससे हमारे संविधान से ये नहीं कि बिल्कुल मिटा दिया गया, जो फंडामेंटल राइट था उससे ले जाके एक विधिक अधिकार के रूप में बना दिया गया। ठीक है, तो आर्टिकल 300 के काम में रख दिया गया, सीधे संपत्ति के अधिकार को ले जाके। तो यहाँ पे दोनों के विवाद के बीच जो कुछ ऐसी स्थितियां बनी, तो संशोधन का एक रीजन आप ये भी समझ सकते हैं। एंड आई होप कि आप सुप्रीम कोर्ट की जो बातें हैं ना उससे समझ रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसी आधार पे न्याय देगा। कहते हैं ना कि
कानून हमारा सबूतों पर चलता है, गवाहों पर चलता है। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट आपको पता है कि संविधान की व्याख्या करता है। संविधान में जो बातें लिखी गई हैं वो उसी आधार पे न्याय करेगा, ठीक है। तो संशोधन करके वो कुछ कहीं का कहीं डाल देंगे, तो जो संविधान में लिखा गया है फिर तो वही कि संशोधन हो चुका है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ अब नहीं कर पाएगा। जैसे लिखा गया है उस आधार पे करेगा, और ये पावर संसद के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं कि संविधान में संशोधन करे। वो सिर्फ व्याख्या करता है, संशोधन नहीं करता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा। और इसके बाद यहाँ पे ये जो आया है ना कि प्रजातंत्र में विभिन्न संस्थाएं संविधान और अपनी शक्तियों को मतलब शक्तियों की अपने अपने तरीके से व्याख्या करती हैं। और यहाँ पे यदि हम देखें कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अहम लक्षण है, और कई बार क्या होता है कि संसद इन न्यायिक व्याख्याओं से सहमत नहीं होती और उसे न्यायपालिका के नियमों को नियंत्रित करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। और 1970 से 1975 के दौरान ऐसी अनेक परिस्थितियां पैदा हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कब से कब तक की बात की जा रही है कि 1970 से 1975 के दौरान कई ऐसी परिस्थितियां हुई हैं जहाँ पे यदि हम देखें कि जो संसद है, तो इसमें बताया गया है कि संसद ने क्या किया कि न्यायिक व्याख्याओं से सहमति नहीं होती, यानी कि जो न्याय व्याख्या कर रहा है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट व्याख्या कर रहा है उससे कहीं ना कहीं वो सहमत नहीं थी, क्योंकि लैंड रिफॉर्म हमें करना था कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी तो उनमें से इक्वलिटी की बात करनी थी, तो उन्हें तो ज़मीन आधी छीन के देना ही था, क्योंकि धरती तो उतनी ही है। अब उतने में से किसी के पास बहुत ज़्यादा, किसी के पास बहुत कम है, तो हमें कहीं ना कहीं इक्वलिटी की बात करनी थी, और उसके लिए तो ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी था। तो वो जो व्याख्या कर रहा था संविधान उसको नहीं मान रहे थे, लेकिन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि भैया हम तो वही करेंगे जो हमें दिया गया है। तो आप इसमें हुआ क्या था ना कि 1970 के दशक से 1975 ये जो बात आपको यहाँ पे की जा रही है, पहले क्या था कि आपको पता कांग्रेस का बहुत अच्छा खासा बोलबाला था, यानी कि वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं थी। कांग्रेस स्टेट पे भी थी, सेंटर पे भी थी। उन्हीं के आदमियों की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं हर एक उसमें आपके जुडिशरी में भी थे, तो आप जो चाहे करवा लो। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, गवर्नमेंट बदलती गई, और जो आपके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनकी भी मेंटेलिटी बदलती गई, उनके भी मतलब अब ऐसे नहीं हुआ ना कि पक्ष विपक्ष दोनों का ही थोड़ा सा मतलब इक्वल रोल रहने लगा। तो फिर बातें थोड़ा मतलब उन्हें भी अपने पावर की समझ आई कि भाई हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो ये करेंगे संसद करेगा वही तो हमारा काम नहीं है ना, हमें संविधान की व्याख्या करना है। उस हिसाब से यदि जो काम गलत है तो गलत है, जो काम सही है तो सही है, यानी जो संविधान में लिखा गया है वही हम करेंगे, उसके आगे नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट वाले, ठीक है। या न्यायालय की बात करें, सुप्रीम कोर्ट हो या चाहे अदर कोर्ट हो, अब क्या होता है कि न्यायपालिका तथा अधिकारों से संबंधित अध्यायों से आप संसद तथा न्यायपालिका के बीच उठने वाले विवादों के बारे में हम लोग पहले बढ़ चुके हैं, और इस संबंध में हम 3 दृष्टांतों का उल्लेख कर सकते हैं। यानी कि पहला क्या है, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर संसद और न्यायपालिका के बीच अक्सर मतभेद पैदा होते रहे हैं। यानी कि आपका जो फंडामेंटल राइट है, मैंने पहले ही आपको एग्जांपल दे दिया लैंड रिफॉर्म का, ठीक है। तो जो इसका मैंने बताया ना 1973 में ये केस आता है केशवानंद बनाम भारती का, और उसमें से संशोधन भी किया गया, उसे हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से। आपको पता है कि पहले 7 थे अब 6 ही है। तो इसमें से ज़्यादा विवाद किस में होता रहता है, मौलिक अधिकारों को लेके और नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डीपीएसपी को लेकर संसद और न्यायपालिका के बीच अक्सर ही मतभेद पैदा रहते हैं। और इसी प्रकार निजी संपत्ति के अधिकारों के दायरे तथा संविधान में संशोधन के अधिकार की सीमा को लेकर भी दोनों के बीच विवाद उठते रहते हैं। निजी संपत्ति, ठीक है, इसके दायरे को मैंने एक आपको संशोधन पढ़ाया था, आपको यदि याद हो कि जब भी गवर्नमेंट लोक हित के लिए किसी की जमीन को लेती है, अधिग्रहण करती है, तो आप उस पे ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हैं। ये एक संशोधन के द्वारा बात कही गई थी। आपको यदि याद वो संशोधन नंबर याद आ रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो वहाँ पे क्या बात की गई थी कि लोक हित के लिए, यदि जनहित के लिए गवर्नमेंट हमसे ज़मीन हमारी ले रही है तो हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते।
ये बातें कही गई थी उस संशोधन में, ठीक है। तो इसमें से यही हुआ ना कि सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए दोनों में विवाद रहता है कि गवर्नमेंट ने तो ऐसा संशोधन कर दिया, ये जो निजी संपत्ति को लेकर है, तो इनके दायरे में विवाद कहीं ना कहीं बना रहता है। 1970 से 75 के काल में संसद ने न्यायपालिका की प्रतिकूल व्याख्या को निरस्त करते हुए बार बार संशोधन किए हैं। तो ये 70 से 75 के दशक के बीच की बात करें तो यहाँ पे संसद ने क्या किया, न्यायपालिका की प्रतिकूल व्याख्या को निरस्त करते हुए उन्होंने बार बार उसमें संशोधन किया, क्योंकि जब न्यायपालिका कहती थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते थे तो वो संशोधन कर देते थे कि भैया अब संविधान में ये बातें नहीं, ये बातें लिखी गई हैं, अब आप इसकी व्याख्या करिए, जी भर के व्याख्या करिए। क्योंकि थोड़ा सा ना इसमें आप समझ के चलिएगा कि संविधान में फेरबदल संसद ही करेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ये है, जैसे मान के चलिए कि मैंने कोई किताब लिखी है, ठीक है, यहाँ से जो मैंने किताब लिखी है अब मैंने आपको दे दिया, हाँ, कि आप उस किताब में जितनी भी बातें लिखी गई हैं तो उस आधार पे लोगों को आप न्याय देंगे, लोगों के अधिकारों की आप बात करेंगे। जितना उस किताब में लिखा गया है आपको उसके आगे नहीं जाना है। लेकिन आप कह रहे हैं मैं और कुछ दूसरा उससे अपोजिट केस आ गया, आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसमें ऐसा लिखा था, संसद ऐसा गलत काम कर रही है, मैं ऐसा गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं क्या करूँगी, भैया मेरी बुक है, लाओ इधर मैं इसे चेंज कर देती हूँ, किसी और जगह पे रख देती हूँ जहाँ इसका महत्व तो कम हो, मैं उसमें संशोधन करके कहीं पर और रख दूँगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि फिर आप क्या करोगे कि आपके पास फिर वो बुक जाती है, अब जो उस बुक में लिखा गया उस अकॉर्डिंग आपको काम करना है, क्योंकि आपको काम सिर्फ है, आप एक यहाँ पे न्यायपालिका है, आपको काम उतना ही करना है जितना उसमें लिखा गया, उसके आगे आप नहीं जा सकते हो। और एक यही आप कह सकते हो कि संसद के पास एक बहुत बड़ी ताकत होती है। और यहाँ यह याद रखना जरूरी होगा कि इस दौर में यानी कि 1970 और 75 में क्या हुआ कि भारतीय राजनीति में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, और इसलिए हमारा संवैधानिक इतिहास पूरे तौर पर इस काल की राजनीति के संदर्भ में भी समझा जा सकता है। और अगले वर्ष क्या हुआ कि स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करते समय आपको इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी मिलेगी जब हम 12th में पहुंचेंगे। एक मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, यहाँ पे मेंस में पूछा गया था, 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि संविधान में संशोधन करने की, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि आप लिख सकते हैं कि नहीं, इसी से रिलेटेड है पूरा। यहाँ पे क्या बताया गया कि संविधान में संशोधन करने के संसद के स्वैच्छिक अधिकार पर, संसद की क्या बात की गई, क्वेश्चन को आप थोड़ा एक एक करके पढ़ा करिए, एक एक वर्ड को अच्छे तरीके से, कि हमारे पार्लियामेंट के स्वैच्छिक अधिकार पर भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है, समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। इसमें 200 वर्ड में आपको लिखना था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बताया गया, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए कि जो संसद है हमारी, तो इसका क्या है कि यानी कि संविधान में संशोधन करने के संसद के स्वैच्छिक अधिकार, यानी कि संसद, अभी हमने देखा ना कि संसद जब भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें संशोधन कर दे रही है। हमने संशोधन की प्रक्रिया भी देखी थी, कितना आसान भी नहीं, इतना कठिन भी नहीं है, लेकिन यदि करना चाहे तो वो कर सकती है सॉरी, तो वो वहाँ पे संशोधन कर रही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था कि संविधान के यानी संविधान में संशोधन के संसद के स्वैच्छिक अधिकार पर भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है, यानी कि इसके अधिकार पर भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो नियंत्रण रखता है। वो कैसे नियंत्रण रखता है, तो यहाँ पे यदि हम देखें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है। अभी जो मैंने आपको घंटे भर से चिल्ला चिल्ला के बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान की व्याख्या करता है, और संविधान में जिस तरीके की बातें लिखी गई हैं कि उसमें क्या है कैसे है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो संसद जो चाहे जैसा चाहे वैसा नहीं बदल सकती है, कहीं ना कहीं उसका नियंत्रण रहता है, ठीक है। और संसद को भी ये ध्यान देना पड़ता है कि यदि हमने इसमें कुछ गड़बड़ी की तो सुप्रीम कोर्ट हमारे ऊपर बैठा है। यदि पब्लिक की डिमांड आती है, और अब जैसे कि कई सारे केस ऐसे आए थे, जैसे मैंने केस वनन बनाम भारती का, मिनर्वा मिल्स बाद 1980 का जो केस आता है, तो इनसे रिलेटेड आप इनका भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन इनमें बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और इसके बाद थोड़ा सा ना मैं अभी इस क्वेश्चन का लास्ट में आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि लिखना कैसे है।
बस अभी यहाँ पे ये पॉइंट चल रहा था इसलिए मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे आते हैं हम राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से संशोधन। तो इसमें यदि बात करें कि राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से संशोधन की बात करें, ये होता क्या है कि तीसरे बहुत से संशोधन ऐसे हैं जहाँ पे क्या हुआ कि जिन्हें राजनीतिक दलों की आपसी सहमति का परिणाम माना जा सकता है और एक अर्थ में कहा जा सकता है कि ये संशोधन तत्कालीन राजनीतिक दर्शन और सामाजिक यानी कि समाज की आकांक्षाओं को समाहित करने के लिए किए गए थे। और वास्तव में क्या हुआ कि 1984 के बाद किए गए अनेक संशोधन इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राजनीति का भी वो जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि कहीं ना कहीं पार्टियों का बहुत बड़ा रोल होता है। कल भी इस पे बात हम लोग कर चुके हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि जहाँ पे गवर्नमेंट होती है हमें संशोधन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती, कैसे हम धड़ल्ले से संशोधन कर सकते हैं किसी में भी। और उसके बाद यहाँ एक बार पुनः पिछले प्रश्न को याद करें और यहाँ पे गठबंधन की सरकार के बावजूद इतने संशोधन क्यों किए गए। यानी कि हमने देखा था ना कि एक केस और भी आया था कि गठबंधन के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा संशोधन किए गए थे। ऐसा क्यों हुआ था कि गठबंधन की गवर्नमेंट थी। तो यहाँ पे इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें है कि इनमें से कई संशोधन के पीछे व्यापक आम सहमति काम कर रही थी। और जब भी आपसे कोई पूछे ना कि यदि आप कह रहे हो ऑब्वियस है कि क्रॉस क्वेश्चन उठेगा क्योंकि एक्सेप्शंस तो है। तो यहाँ पे आपसे कोई कह रहा आप मान लीजिए अभी मैं ही कह रही हूँ कि जहाँ पे यदि बीजेपी की स्टेट में भी सरकार है और सेंटर पे भी सरकार है, ठीक है, तो संशोधन करना इनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा इजी होगा। यदि हमें स्पेशल मेजोरिटी की भी ज़रूरत पड़ती है तो डजंट मैटर, हम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे विपक्ष की स्टेट में है और सेंटर पे दूसरे पार्टी की है तो प्रॉब्लम्स इसमें आएंगी क्योंकि इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो हमने ये बात कही कि यदि सरकार उसी की है तो काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन ये आ गया ना कि ऐसी घटना घट चुकी है कि गठबंधन की सरकार भी मिलके यहाँ पे क्या कर दी है, संशोधन की है। वो भी एक नहीं 10 संशोधन किए गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है? यहाँ पे आप इसका सीधा सा उत्तर दे सकते हो कि इसके पीछे कहीं ना कहीं व्यापक बहुत विस्तृत रूप में आम सहमति काम कर रही थी क्योंकि उस टाइम उसकी नीड थी कुछ संशोधनों की और वहाँ पे लोगों की काफ़ी सहमति थी, इसलिए ऐसा हो पाया है। अब क्या होता है कि राजनीतिक उथल पुथल के इस दौर में हम अनेक संशोधन को आकार लेते देखते हैं। और संशोधन के इस दीर्घ क्रम की जो शुरुआत दल बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन से हुई है। ये दल बदल विरोधी कानून आप थोड़ा इसे नोट कर लीजिए। हालांकि जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको नोट कराया था, ये इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 52वां संविधान संशोधन है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि दल बदल विरोधी कानून 52वां और 51वां संविधान संशोधन के अलावा इस काल में मताधिकार की आयु को 21 से 18 वर्ष करने के लिए संविधान में संशोधन हुआ। और 73वां और 74वां ये जितने संविधान संशोधन है ना, 73वां और 74वां आप लोग यदि लिखे होंगे तो प्लीज़ अपनी नोट्स में देखिए क्योंकि मैं लिखवा चुकी हूँ, इसी एनसीईआरटी में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन किए गए हैं। यहाँ पे जो 21 वर्ष था वो 61वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था, ठीक है। और इसके बाद बात करें यदि हम कि इस काल में नौकरियों के आरक्षण की सीमा बढ़ाने और प्रवेश संबंधी नियमों को स्पष्ट करने के लिए भी संशोधन किए गए कि नौकरियों में यदि हमें उनकी आरक्षण की सीमा बढ़ानी है तो हमने देखा भी कि आरक्षण मूल संविधान में बात की गई थी कि ओनली 10 वर्ष तक ही रहना, लेकिन उसके बाद हमारी नीड थी, हमें बढ़ाना पड़ा, उसमें संशोधन हुए। और सन 1992 से 93 के बाद इन कदमों को लेकर देश में एक आम सहमति का माहौल पैदा हुआ और इन मुद्दों से संबंधित संशोधन पारित करने में कोई खास दिक्कत नहीं आई, ठीक है। तो ऐसे संशोधन हुए जो हमने कहा ना कि गठबंधन के उसमें से हुए हैं। तो ये पूरा ना जो हम पढ़ रहे हैं, प्लीज़ इसको आप लोग मेरे पढ़ाने के बाद, मेरे से सुनने के बाद कम से कम 7, 8, 10 बार तो प्लीज़ पढ़िएगा एक एक चैप्टर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कितनी बार बोलूँ आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। ये जो इतने केस आ रहे हैं ना, डायरेक्ट आप ऐसे ही लिख दोगे, आपको बहुत अच्छे खासे नंबर मिलने वाले हैं कि गठबंधन की सरकार से रिलेटेड कुछ है यदि ऐसा, तो हम बता सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल देके कि क्योंकि उस टाइम पे आम सहमति थी, 21 वर्ष थी, 18 वर्ष करना था।
देन यहाँ पे नौकरियों को लेकर आरक्षण की बात थी, उस पर संशोधन करना था, तो लोगों की सहमति थी। और उसके बाद हम देखें कि कुछ जो इसके बाद भी कुछ कदम उठाए गए, तो कहीं ना कहीं ज़रूरी था, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आई। अब बात करते हैं विवादास्पद संशोधन कुछ हुए, कैसे हुए, कौन कौन ऐसे हैं। तो इन मुद्दों को यदि देखें, हम क्या करें कि अब तक जो हमारी चर्चा थी, ये भावना में पैदा नहीं मतलब होनी चाहिए कि संविधान में संशोधन करने के प्रश्न पर आज तक कोई विवाद ही पैदा नहीं हुआ। अभी तक हम देख रहे थे कि कोई समस्या नहीं थी। संशोधन धड़ल्ले से हो रहे हैं, एक एक नहीं 10-10 हो रहे हैं, चाहे गठबंधन की सरकार हो, चाहे बिल्कुल ही पूरी बहुमत से आई हुई सरकार हो, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, सीधे सीधे हो रहे थे। लेकिन बहुत ज़्यादा विवाद भी होता है। अभी तो एक पार्टी तो अभी रह ही गई है, पक्ष और विपक्ष वाली। तो इसमें क्या हुआ कि सच्चाई ये है कि 70 से 80 के दशक में इन संशोधनों को लेकर विधि और राजनीति के दायरों में भारी बहस छिड़ी। यानी कि 70 से 80 के दशक में जब अभी हम पढ़ रहे हैं ना, बहुत अच्छे खासे रूप से संशोधन हो रहे थे, तो वहाँ पे बहुत अच्छी खासा विवाद भी चल रहा था। और 1971 और 76 के काल में यदि हम देखें तो विपक्षी दल इन संशोधनों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। विपक्षी पार्टी, वही जो मैंने बताया ना आपको कि अभी विपक्ष का तो हमने बात ही नहीं किया कि अभी वो भी है। और इसमें क्या हुआ, इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इनका विरोध करते हैं। और उनका मानना क्या था, विरोध क्यों करते थे, क्योंकि हम कोई आधार लेके अपनी बात रखते हैं, हम विरोध भी कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ होना चाहिए ना कि भाई इसमें ये कमी है, हम इस आधार पे विरोध कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं पढ़ा रही हूँ, आप कह रहे हो कि हम आपसे नहीं पढ़ेंगे, तो मैं पूछूंगी ना कि भैया कोई रीजन तो बताओ, सॉलिड रीजन बताओ आप कि आप मेरे से क्यों नहीं पढ़ोगे। पढ़ा तो मैं रही हूँ जो इसमें लिखा हुआ है, और आप बोल रहे हो कि मतलब आप मेरे से नहीं पढ़ोगे, आप मेरा विरोध कर रहे हो, और लोगों को भी बोल रहे हो कि आप इनसे मत पढ़ो। लेकिन आप ये तो बताओ ना, आप ये बताओगे ना कि आप इनसे मत पढ़ो क्योंकि ये अच्छा नहीं पढ़ा रही हैं, क्योंकि इनसे चीज़ें नहीं आ रही हैं, इनसे चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो ये हमारा सिलेबस नहीं कर पा रही हैं। नहीं, आप ऐसे बहुत लंबे चौड़े चौड़े से एक्सप्लेन करोगे हमारे विरोध में, तब जाके क्या होगा कि लोगों की मेंटेलिटी चेंज होगी कि यस आप राइट बोल रहे हो, कहीं ना कहीं इनमें कमी है, हमें दूसरे टीचर खोज लेने चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार जो हमारे विरोधी थे विपक्षी पार्टी के, वो विरोध करते हैं और विरोध करेंगे भी तो कोई आधार लेके करेंगे, ठीक है, कि आप संशोधन यदि आरक्षण में कर रहे हैं तो यहाँ पे ये समस्या हो सकती है, ऐसा हो सकता है। अभी पूरा मुद्दा देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि इन संशोधनों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल संविधान के मूल स्वरूप को बिगाड़ना चाहता है, और इस संबंध में 38वां, 39वां और 42वां संविधान संशोधन विशेष रूप से विवादास्पद रहे। कौन कौन से, प्लीज़ आप नोट कर लीजिए इसे कि विवादास्पद कौन रहे हैं। ये सारे मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे है 38वां और आपका 39वां और 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जून 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की गई। इंदिरा जी की सरकार थी, देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ कि ये 3 संशोधन इसी पृष्ठभूमि से निकले थे, और इन संशोधनों का लक्ष्य संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन करना था। हमने भी देखा था ना कि संविधान के आप ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकते हो, जो मूल ढांचा उसमें परिवर्तन तो कतई नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 13 कहता है, आर्टिकल 368 कहता है कि आप संविधान में संशोधन करो, लेकिन मूल ढांचा में परिवर्तन कर दो, ऐसा अधिकार नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इंदिरा जी की गवर्नमेंट थी, आपको पता है कि आपातकाल बिना किसी रीजन के लग जाता है, ठीक है। लोगों की नसबंदी करा दी जाती है, बहुत ज़्यादा समस्या जो भी थी, अभी 12th क्लास में हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से और समझेंगे ये सारी बातें। यहाँ पे क्या हुआ कि इन संशोधनों का जो लक्ष्य था क्या था, संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन, जो हमने कौन सा पढ़ा, 38, 39 और 42 वाला संविधान संशोधन, ठीक है। तो इनसे कहीं ना कहीं आपने देखा कि 42 संविधान संशोधन के तहत हमारी उद्देशिका में भी कुछ जोड़ा गया था। आपको यदि याद हो तो कुछ वर्ड जो हैं तो उद्देशिका में भी जोड़े गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऐसे, क्योंकि उसके आप मूल ढांचे में कहीं ना कहीं कुछ ऐड कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स वाली बात थी। ये उन्हीं को आधार लेके बता रहे थे कि आप तो ऐसा कर रहे हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि पिछले 3 दशकों में संविधान की बुनियादी संरचना को लेकर देश की सभी संस्थाओं में सहमति पैदा हुई, और वास्तव में संविधान का जो 42वां संशोधन एक बड़ा संशोधन है। इसने क्या किया कि संविधान को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। एक प्रकार से ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद मामले में दिए गए निर्णय को भी चुनौती थी।
यानी कि यहाँ पे जो केशवानंद बनाम भारती मामला आया था वो तो ठीक था, जितना भी था उसका मुद्दा काफ़ी ये पूरा आप केस स्टडी अच्छे से पढ़ेंगे केशवानंद बनाम भारती का, तो कभी आप लोग गूगल पे, क्योंकि अभी मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसका मुद्दा क्या था। मैंने सीधे से बता दिया कि लैंड रिफॉर्म का थोड़ा मुद्दा था कि उनकी बहुत ज़्यादा ज़मीन थी जिससे कि गवर्नमेंट अपने अधीन ले रही थी, इसलिए वो फंडामेंटल राइट का आधार लेके सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा उसका पूरा ओवरव्यू लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि अभी हम देख रहे थे इसमें जो है कि 42वां जो संविधान संशोधन आपका होता है, तो इसमें क्या होता है कि एक बड़ा संविधान संशोधन आप कह सकते हो, गहरे स्तर पर ये प्रभावित भी करता है। यहाँ तक कि इसके तहत लोकसभा की अवधि को भी 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष की कर दिया गया। यानी कि एक टाइम ऐसा था, लोकसभा की अवधि अभी कितनी है, 5 वर्षीय है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में सिर्फ हमने अपने इस उद्देशिका में ही कुछ वर्ड ऐड नहीं किए थे। हमने क्या किया था कि यहाँ भी अभी जो मैं बता रही हूँ ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था केशवानंद बनाम भारती मामला, ये जो 42वां संविधान संशोधन है, आपको उस क्वेश्चन में ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि आंसर आपको करना है। और यहाँ पे अभी मैं लास्ट में उसका पूरा फॉर्मेशन बताऊँ कैसे करना है। तो इसमें क्या हुआ कि जो 42वां संविधान संशोधन की बात यहाँ पे करते हैं, तो इसमें उन्हें क्या हुआ कि 6 वर्ष तक तो वो बढ़ा देते हैं। अपने मूल कर्तव्यों के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। उन्हें क्या किया गया कि संविधान में इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 51 का, इसी संविधान 42वें संविधान, यहाँ पे आप अपनी नोट्स में नोट करिए कि जो मूल कर्तव्य हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो वो 51 का जो आर्टिकल आता है वहाँ पे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही इससे ऐड किया गया था संविधान में। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, ठीक है। हमने उद्देशिका में कुछ ऐड किया, हमने यहाँ पे अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की, हमने लोकसभा की जो यहाँ पे उसकी अवधि थी 5 वर्ष थी, हमने 6 वर्ष बढ़ाई। बाद में फिर संशोधन होता है तो 5 वर्ष आता है, क्योंकि अभी 5 वर्ष ही है। और इसके बाद यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि जो हमारा उसमें कर्तव्यों को तो जोड़ा गया, उन्हें संविधान में इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और संविधान का 42वां संशोधन न्यायपालिका की समीक्षा की शक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाता है। 42वां संविधान न्यायपालिका की शक्ति थोड़ी समीक्षा पर भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाता है। और यहाँ पे यदि हम देखें कि यह कहा जाता है कि इस संशोधन के द्वारा संविधान के एक बड़े मौलिक हिस्से को नए सिरे से लिखा गया। बिल्कुल अभी हमने बताया ना कि नए सिरे से लिखा गया, आपने बहुत सारी चीज़ें बदली नहीं, आपने उसमें ऐड की है चीज़ें, हमने उसमें परिवर्तित नहीं किया कि चलो ये लिखा तो हम ये कर देते हैं, जी नहीं, हमने उसमें चीज़ें कुछ जोड़ा है, उसमें अलग से हमने लिखा है कि भैया संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ उसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर दी, आर्टिकल 50 का हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमने अपने जो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं अपने उद्देशिका में, हमने उसको ऐड कर दिया। और उसके बाद हमने लोकसभा की जो अवधि थी उसके 5 से 6 कर दिया। और भी काफ़ी सारी बातें हैं। और यहाँ पे यदि हम देखें कि क्या आप जानते हैं कि संविधान मतलब इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना यानी 7वीं अनुसूची तथा 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए थे। आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या किया गया था 42वें संविधान संशोधन में, क्या क्या था, तो थोड़ा सा 42वां संविधान संशोधन ऐसे लिख के उसके नीचे पॉइंट वाइज लिख लीजिए एक एक बातें कि इसमें क्या क्या किया गया था। सबसे पहली बात आपका कि यहाँ पे यदि हम देखते हैं सबसे जो बड़ी बात थी कि लोकसभा की यानी कि हम बात करें कि अवधि को 5 से 6 किया गया था, 6 वर्ष। और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 का ऐड किया गया इसमें। उसके बाद भी हम देखें तो प्रस्तावना में भी परिवर्तन किया गया, ठीक है। प्रस्तावना के अलावा किसमें इसमें परिवर्तन किया गया है, तो इसमें सीधे तौर पे दिखाया गया है जो 7वीं अनुसूची थी उसमें परिवर्तन किया गया। 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए हैं, 53 अनुच्छेदों में, 53 अनुच्छेद में नहीं, यहाँ पे जो 53 राष्ट्रपति कार्यपालिका से रिलेटेड है उस आर्टिकल में नहीं, 53 अलग अनुच्छेदों में, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे करके
53 अनुच्छेदों में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे परिवर्तन किए गए और जब यह संशोधन संसद के पास गया तो विरोधी दलों के बहुत से सांसद जेल में थे और इसी पृष्ठभूमि में 1977 के चुनाव हुए और सत्ताधारी दल कांग्रेस की हार हुई और नई सरकार ने इन विरोधाभासी संशोधन पर पुनः विचार करना आवश्यक समझा और 38वें, 39वें और 42वें संशोधन के माध्यम से जो परिवर्तन किए गए थे उनमें से अधिकांश को 43 और 44 संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया। यानी कि इन तीनों में जो संशोधन किए गए थे बाद में क्या किया गया कि उन्हें निरस्त कर दिया गया। इंदिरा जी की सरकार थी उस टाइम पे, काफ़ी मतलब जो मन कर रहा था वो कर रहे थे। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो। वहाँ पे जो हमने निवारक नज़रबंदी पड़ी थी ना, कुछ वैसा ही सिचुएशन आ गया था कि विपक्ष वालों को सबको जेल में डाल दो, सब जेल में थे, आपातकाल लग गया, सबके सब जेल में थे। आपने यहाँ पे संशोधन कर दिया और संशोधन करने के बाद उसके बाद क्या होता है घटना कि यहाँ पे फिर कुछ और संशोधन नंबर आते हैं 43 और 44 की, जो कि इनमें जो कुछ हुआ था ना उसको थोड़ा सा कम किया गया कि भैया बहुत हो रहा है, कम करो इसे। तो ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा कि कुछ निरस्त भी किए गए थे 43 और 44 संशोधन के तहत। ठीक है, उसके बाद इन संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक संतुलन को पुनः लागू किया गया। तो संवैधानिक संशोधन पुनः कब लागू होते हैं तो आप इसे याद रखिएगा कि बहुत बढ़ जाते हैं, कब होते हैं 38वें, 39वें और 42वें, लेकिन उसे फिर कंट्रोल में लाते हैं ये दो संशोधन 43वें और 44वें। ठीक है, तो दोनों को नोट कर लीजिए आप। अब आता है यहाँ पे आपका कि संविधान की मूल संरचना तथा उसका विकास। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि जब भी हम आंसर लिखेंगे ना हवाई नहीं मारेंगे, हम लिखेंगे सीधा सा, हमारा आंसर में होना चाहिए एक बहुत अच्छा खासा इंट्रो होना चाहिए। उसके बाद हम संविधान में क्या बातें लिखी गई हैं सबसे पहले उसे बताएंगे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्या बताया है, कौन से केस आए उसे बताएंगे, देन उसके बाद थोड़ा बहुत हम केस स्टडी अपना लिखेंगे या तो हम सीधे कंक्लूजन में आएंगे। इतना हमारे आंसर में तो होना ही होना चाहिए और हम इधर उधर की बातें हवाबाजी हमें नहीं करनी है। ठीक है, कि हमारे पास बहुत राजनीति वाला ज्ञान है तो वो हमें इस पे नहीं फॉलो करना। तो अब थोड़ा सा संविधान की मूल संरचना और उसका विकास की देख ही लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे क्या हुआ कि भारतीय संविधान के विकास को जिस बात ने बहुत दूर तक प्रभावित किया है वह है कि संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। संविधान की क्या है, मूल संरचना का सिद्धांत। और आप ये बात पहले से ही जानते हैं कि सिद्धांत को न्यायपालिका ने केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया था और इस निर्णय ने संविधान के विकास में निम्नलिखित सहयोग दिए। कैसे दिए थे, और केशवानंद बनाम भारती के तहत ही पहले उद्देशिका को संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता था, लेकिन इस केस के तहत ही फिर उसे संविधान का पार्ट माना जाने लगा था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे क्या होता है, पहला आपका क्या है कि इस निर्णय के द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित की गई है। यानी कि क्या है इसमें कि इस निर्णय के जो केशवानंद बनाम भारती आया था तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित की गई। किसकी, जो संसद की शक्तियां हैं। ठीक है, कि आप संशोधन कैसे करोगे तो उसको थोड़ा सा निर्धारित किया गया, कंट्रोल किया गया। और संविधान के किसी या सभी भागों में संपूर्ण संशोधन निर्धारित सीमाओं के अंदर की अनुमति देता है। और तीसरा आपका है कि संविधान की मूल संरचना या उसके बुनियादी तत्व का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा। केशवानंद भारती मामले में यह बात स्पष्ट हो गई। यानी कि जब भी आप संविधान की मूल बातों को, मूल ढांचों को थोड़ा बहुत उसका उल्लंघन करने की कोशिश करोगे तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आखिरी निर्णय होगा। ये आप पहले भी बात समझ चुके हो जब हम जुडिशरी पढ़ रहे थे। ठीक है, अब क्या होता है, और ये केशवानंद बनाम भारती में ये 2-3 चीज़ें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दी। तो आज के होमवर्क के रूप में प्लीज़ आप लोग केशवानंद बनाम भारती मामला पूरा डिटेल से पढ़िएगा और ये जो कुछ चीज़ें ना इम्पोर्टेंट जो हैं हमारे लिए, इन्हें आप नोट कर लीजिए, बहुत बेटर होगा आपके लिए कि ये आपके पास रहेंगे कि क्या क्या उसमें परिवर्तन लाए गए थे। पहला हमने देखा कि इस निर्णय से क्या हुआ कि संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमाएं थोड़ा निर्धारित की गई। ठीक है, और संविधान के किसी भी या सभी भागों का संपूर्ण संशोधन निर्धारित सीमाओं के अंदर, यानी कि यहाँ पे संपूर्ण संशोधन की अनुमति देता है और निर्धारित एक सीमा होती है उसके
लिए भी और संविधान की मूल संरचना इसके बुनियादी तत्वों पे जब भी उल्लंघन करेगी संसद के द्वारा संशोधन करके, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आखिरी होगा। ठीक है। अब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद के मामले में 1973 में निर्णय दिया था और बाद के 3 दशकों में संविधान की सभी व्याख्याएं इसको ध्यान में रखकर की गई। और क्या हुआ कि संरचना का जो सिद्धांत स्वयं में ही एक जीवंत संविधान का उदाहरण है, यानी कि संरचना का सिद्धांत क्या है, स्वयं में ही एक जीवंत संविधान का उदाहरण है। और संविधान में इस अवधारणा का कोई उल्लेख नहीं मिलता और यह एक ऐसा विचार है जो न्यायिक व्याख्याओं से जन्मा है और विगत 3 दशकों के दौरान बुनियादी संरचना के सिद्धांत को व्यापक स्वीकृति मिली। और इस तरह देखा जाए तो न्यायपालिका और उसकी व्याख्याओं के चलते भी संविधान में संशोधन हुए हैं। और यानी कि कैसे आप इसे नकार नहीं सकते हैं कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका का नियंत्रण। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है जब ये स्वैच्छिक आधार पे करते हैं। तो केशवानंद बनाम भारती का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आखिरी फैसला इस केस में आता है फिर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बहुत सॉलिड वाला है। आप लिखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1973 में केशवानंद बनाम भारती में दिए गए निर्णय में क्या किया कि सर्वोच्च न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति को और भी मतलब पुष्टि करते हुए मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। ठीक है, और यहाँ पे आप बताएंगे कि जो आगे संसद द्वारा 42वें संविधान संशोधन में जो भी बातें कुछ ऐड की गई थी, तो ये सारी चीज़ें आप लिखते हैं तो आपका आंसर बहुत खूबसूरत होता है। ये डायरेक्ट पॉइंट आप उठाइए ना, एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से लिखता है, तभी तो लोग सजेस्ट करते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। तो यहाँ से आपको कोई कन्फ्यूजन वाला नहीं कि करंट जोड़ना पड़ेगा या कुछ और है, बिल्कुल आप सीधे से फैक्ट उठाइए और लिखिए। तो इसमें यही पूरा चीज़ें जो हैं वो बताया गया कि इसका निर्णय आखिरी होगा। केशवानंद बनाम भारती से आप पूरा समझ सकते हैं कि उनके स्वैच्छिक अधिकार पर वो जब चाहे जैसा चाहे निर्णय ऐसे ही नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी अपने पावर कहीं ना कहीं समझ आने लगे कि भैया हम भी किसी हद तक हैं, हमें भी कुछ मिले गए अधिकार, हमें भी अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। मूक बधिर बन के हम नहीं बैठ सकते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पे कि सभी जीवंत संविधान बहस, तर्क वितर्क, प्रतिस्पर्धा और व्यवहारिक राजनीति की प्रक्रिया से गुजर कर ही विकसित होते हैं। कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मतलब संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच विवाद की स्थिति में भी कई बार संशोधन करने पड़े आपको, आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? तो थोड़ा सा आप इसमें भी कि ये तो सही है कि कहीं ना कहीं विवाद उठते हैं तो संशोधन इसमें बहुत ज़्यादा किए गए हैं। और क्या होता है कि 1973 के बाद न्यायालय ने कई मामलों में बुनियादी संरचना के तत्वों को निर्धारित करने का प्रयास किया है। और एक अर्थ में है, यदि हम बात करें कि बुनियादी संरचना के सिद्धांत में, यानी कि सिद्धांत से संविधान की कठोरता और लचीलेपन का संतुलन और मजबूत हुआ है। और यहाँ पे हम देखें कि संविधान के कुछ हिस्सों को संशोधन के दायरे से बाहर रखने और उसके कुछ हिस्सों का यदि हम देखें यहाँ पे कि संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत लाने से कठोरता और लचीलेपन का संतुलन निश्चित ही पुष्ट हुआ है कि कुछ हिस्सों को हमने बाहर रख दिया कि संशोधन आप करोगे ही नहीं, और कुछ हिस्सों को हमने वहीं पे रखा कि बेशक आप इसमें संशोधन कर सकते हो। और ऐसे कई और एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जिनसे स्पष्ट होगा कि संविधान की समझ को बदलने में न्यायिक व्याख्याओं की अहम भूमिका रही है। ये पूरा क्वेश्चन का ना आपका आंसर यहीं पे तैयार हो रहा। जो मैंने आपको क्वेश्चन क्या बताया था कि संविधान में संशोधन करने के संसद के शैक्षिक अधिकार पर भारत का सुप्रीम कोर्ट नियंत्रण रखता है। समालोचनात्मक विवेचना कीजिए तो क्वेश्चन का आंसर भी आपको इसी पूरे चैप्टर पे मिल रहा है। ठीक है, कि बहुत ईजी है, कुल 200 वर्डों में लिखना आपको, और इसी से आप समझ लेंगे बेहतर तरीके से तो क्वेश्चन आप बना सकते हैं उसका आंसर। ठीक है, क्या बताया गया है कि यहाँ पे अभी ऐसा नहीं कि मतलब हम इनसे बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है जिनसे स्पष्ट होता है कि संविधान की समझ को बदलने में न्यायिक व्याख्याओं की बहुत अहम भूमिका है। अब क्या होता है कि नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण सीमा तय करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि आरक्षित सीटों की संख्या की कुल संख्या के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुल संख्या के
आधे से अधिक, मैंने आपको बताया 50% ही आरक्षण की सुप्रीम कोर्ट ने बात की है। और इसी प्रकार क्या हुआ कि अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण नीति के अंतर्गत स्थान देते हुए उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर का विचार सामने रखा, यानी कि अदर बैकवर्ड जो क्लास है, मैंने ओबीसी के लिए आपको बताया था कि वहाँ पे क्रीमी लेयर का विचार सामने रखा और यह फैसला दिया कि इस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को आरक्षण के लाभ नहीं मिलने चाहिए। और इसी तरह न्यायपालिका ने शिक्षा, जीवन, स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक समूहों की संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रबंधन के अधिकारों के उपबंध में औपचारिक रूप से कई संशोधन किए। और इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि न्यायालय के आदेशों की भी संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन बने तो आप बहुत बिल्कुल बेझिझक, बिल्कुल डरना तो है नहीं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका होती है, तो आप लिख सकते हैं। ये सारे योगदान है आपके पास, ये सारे एग्जाम्पल है कि एजुकेशन में क्या किया उन्होंने अदर बैकवर्ड क्लासों के लिए क्या किया, ये क्रीमी लेयर की व्यवस्था की वहाँ पे कि उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर का मतलब भी हम बात कर चुके हैं कि क्या होता है। अब आता है यहाँ पे कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज, ठीक है। तो यदि इसके बारे में हम देखें कि यहाँ पे ये क्या कैसे है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे, पूरा डिटेल से समझेंगे कि क्या कैसे, क्योंकि अभी काफ़ी सारा है और हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसको हम अगले पार्ट में ही देखेंगे कि यहाँ पे संविधान एक जीवन दस्तावेज है। एंड ओवरऑल तो आप समझ ही चुके होंगे, बस अब कंक्लूजन में ही हम लोग पहुँचने वाले हैं कि कैसे क्या है। और इसके बाद अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि अपने थोड़ा क्वेश्चन में आते हैं, जो मैंने आपको अभी दिया था। प्लीज़ आप क्वेश्चन को एक बार फिर नोट करिए जो क्वेश्चन में लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन में आपके क्या दिया गया है, मैं बोल रही हूँ, आप नोट करिए। यहाँ पे है कि संविधान में संशोधन करने के संसद के शैक्षिक अधिकार पर भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, यानी कि भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है। फिर उसके बाद क्या है कि आपको समालोचनात्मक विवेचना कीजिए, ठीक है। 200 वर्डों में लिखना है। तो सबसे पहले पार्ट उसमें फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, सीधे हम स्टार्ट करेंगे कि संविधान क्या कहता, हमारा संविधान क्या कहता। सबसे बड़ी बात हम आंसर स्टार्ट करेंगे कि आर्टिकल जो हमारा है 368 ने क्या किया है कि संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। यानी कि 368 के तहत क्या है, हम अभी संविधान की बात कर रहे हैं कि संविधान में इससे रिलेटेड क्या बातें कही गई हैं। संविधान हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 368 कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति निहित है और संसद क्या करती है कि विशेष प्रक्रिया के द्वारा संविधान में संशोधन कर सकती है। और इसके बाद हम देखें कि संतुलन के सिद्धांत के अनुरूप यदि देखें कि सर्वोच्च न्यायालय को संसदीय विधियों तथा संविधान संशोधन की समीक्षा की भी शक्ति दी गई है, ठीक है। तो संविधान में दोनों बातें दी गई हैं, संसद को भी दी गई है और हमने यहीं पे लिख दिया। अभी हमने देखा ना कि इसके मतलब इस सिद्धांत के अनुरूप क्या किया गया था कि संतुलन के सिद्धांत के अनुरूप, किसके, संतुलन के, बैलेंस के सिद्धांत के अनुरूप की बात करें हम, यहीं पे लिखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को संसदीय विधियों तथा संविधान संशोधन की समीक्षा की भी शक्ति दी गई है। दोनों को आप संविधान में ये दोनों बातें कही गई, दोनों को ही आप लिखेंगे स्टार्टिंग में ही कि हमारे संविधान में क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की क्या है, सुप्रीम कोर्ट में क्या, कोई भी पॉलिटी से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा ना, एक दो केस तो उससे फंसे ही होंगे, चाहे आरक्षण का हो चाहे किसी का हो। तो हमने संविधान की बात कर ली कि संविधान में क्या कहा, इस क्वेश्चन में दोनों की बात कर ली कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर और संसद के पास, ठीक है। अब हम आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो वहाँ पे देखते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया कि वर्ष 1973 का आप केस लिखेंगे। अभी मैंने आपको बताया ना केशवानंद बना भारती का जो था, भारती बाद में जो निर्णय दिए गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट की यदि हम देखें कि पुनरावलोकन शक्ति और भी पुष्टि करते हुए मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। और आगे संसद द्वारा क्या हुआ कि यहाँ पे तो मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, हमने पूरा उतना सारा नहीं लिखेंगे कि मतलब अभी मैंने 3 पॉइंट यहाँ पे आपको बताए थे कि कुछ ये जो 3 पॉइंट थे ये, ठीक है, कि केशवानंद भारती बनाम मामले में ये परिवर्तन हुए। तो क्योंकि हमें 200 वर्डों में ही लिखना है, वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहला केस जो आया 1973 का केशवानंद भारती बाद में दिए गए निर्णयों में हम क्या लिखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की पुनरावलोकन शक्ति को
और भी पुष्टि करते हुए मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या किया, मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। इसमें ये सारी बातें आ जाएंगी, तीन ये जो बातें ऐड की गई ना कि इनमें कुछ सीमाएं निर्धारित की गई, क्या कैसे हैं, वो सब कुछ आपको नहीं लिखने की जरूरत है क्योंकि वो ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, क्योंकि हमें वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आगे फिर लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये होगा कि 42वां संविधान संशोधन हुआ, यानी कि क्या हुआ कि संसद द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से विधि निर्माण एवं संविधान संशोधन के संदर्भ में संसदीय सर्वोच्चता को स्थापित किया। अब आ गया आपका ना कि संसदीय, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना दिखाया कि हमारा ही निर्णय आखिरी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि संसदीय सर्वोच्चता को स्थापित कर दिया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 73 में तो केशवानंद आया था, 1976 में इन्होंने कह दिया कि हम आगे हैं। ठीक है, कि थोड़ा क्वेश्चन को समझिएगा, जो शैक्षिक अधिकार की बात की रही है और सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण की, दोनों को बैलेंस बना के चलना है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट का भी लिखा। और आपको प्लीज ये क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे कल फिर पूछिएगा कि नहीं समझ में आया। ठीक है, मैं फॉर्मेट आपको बता रही हूँ कि हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने अपनी सर्वोच्चता तो दिखाई। कालांतर में क्या हुआ, मिनर्वा मिल्स बाद 1980 में एक मामला फिर आता है और इस प्रावधान को निरस्त करते हुए न्यायिक पुनरावलोकन की पद्धति को पुनः स्थापित किया गया। तो मिनर्वा मिल्स बाद मामला 1980 का जो आता है, तो वहाँ पे जो पहले यहाँ पे कि इन्होंने संसदीय सर्वोच्चता की बात की थी, उसे निरस्त करते हुए न्यायिक पुनरावलोकन पद्धति को सुप्रीम कोर्ट फिर से स्थापित करता है। ठीक है, कब करता है, मिनर्वा मिल्स बाद मामले में। ये आपने 10 लिख दी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब क्या हुआ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जो केस गए उसके बारे में मैंने बात की, और यहाँ पे सबसे पहले संविधान फिर सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद क्या होता है कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता की स्थिति कायम है, यानी कि हम देखें कि संविधान की सर्वोच्चता की स्थिति कायम, बाद में संसद न्यायपालिका सब कुछ आती है, और जिसके अनुसार हम बात कर सकते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य क्या होता है, संतुलन एवं सामंजस्य स्थापित किया गया है। और हम देखें कि यहाँ पे क्या होता है, चूंकि जो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का व्याख्याकार तथा मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना गया। ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, कि पार्ट फर्स्ट हमने देखा क्या लिखना है, पार्ट हमने सेकंड देखा कि आंसर में क्या लिखना है, पार्ट थर्ड में आपको क्या लिखना है। ओवरऑल जो उसका आपको नीचे निकल के आ रहा है, क्योंकि वर्ड लिमिट आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से तो हमने 100 वर्ड की तो पहले ही बात कर ली, बचे हमारे पास 100 वर्ड हैं, तो उनके बारे में हम जिस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो भारत में संविधान की सर्वोच्चता की स्थिति कायम है, ये बात हम बताएंगे, जिसके अनुसार क्या होता है दिखाएंगे कि जो आपकी विधायिका है, कार्यपालिका है तथा न्यायपालिका के मध्य संतुलन एवं सामंजस्य जो है स्थापित किया गया है। और क्या होता है, चूंकि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की का व्याख्याकार, तो यहाँ पे हम अभी देखिए कैसे आंसर हम लिखते हैं कि इनको सामंजस्य स्थापित किया गया। चूंकि यहाँ पे चूंकि वर्ड आ गया ना कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का व्याख्याकार तथा मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना गया है। अतः अब क्या लिखेंगे आप, अतः यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन की स्थिति उचित प्रतीत होती है। हमने सांप को भी मार दिया, हमारी लाठी भी नहीं टूटी, कि हमने एक तरफ कह दिया कि सामंजस्य की तो बात है, लेकिन भैया सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ पे व्याख्याकार के रूप में देखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो ये न्यायिक पुनरावलोकन कर रहे हैं मिनर्वा मिल्स बाद मामले में, केशवानंद बनाम भारती में, तो उचित प्रतीत होता है। अभी इसमें जो क्वेश्चन है ना कि न्यायालय नियंत्रण रखता है, सुप्रीम कोर्ट नियंत्रण रखता है, इस पे आधार पे हमें चलना है, तो ये कहीं ना कहीं उचित प्रतीत होता है। और भारत की यह स्थिति ब्रिटेन के विपरीत है, क्योंकि ब्रिटेन में हम ऐसे एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन होगा वो एक डायमेंशन का नहीं होता है, आंसर मल्टी डायमेंशन को होता है। ठीक है, तो हम ये भी दिखाएंगे कि भैया ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन से कहीं ना कहीं विपरीत है, जहाँ क्या होता है कि विधि निर्माण में संसदीय शक्ति की सर्वोच्चता होती है, कि कानून निर्माण में संसद की कैसे ब्रिटेन से है, तो विधि निर्माण में वहाँ पे क्या होता है कि संसद ये शक्ति कहीं ना कहीं इसकी सर्वोच्चता ज़्यादा होती है। और हालांकि क्या होता है कि न्यायालय को अपने दायित्वों का निर्वहन संवैधानिक सीमा में रहकर ही करना चाहिए। और फिर हमने लिख दिया कि अभी न्यायिक पुनरावलोकन बहुत अच्छा था, ब्रिटेन का भी हमने दे दिया कि उससे कहीं ना कहीं विपरीत है, और ये भी बता दिया कि विपरीत क्यों है, क्योंकि वहाँ पर संसदीय शक्ति ज़्यादा सर्वोच्च मानी जाती है। लेकिन अब हमने फिर से क्या लिख दिया, हालांकि इसमें क्या है, न्यायालय को अपने दायित्वों का निर्वहन संवैधानिक सीमा में रहकर करना चाहिए।
हमने सारी बातें कर दी, ठीक है। देखिए कितने प्यार से कर रहे हैं। और उसके बाद जनता द्वारा चुनी हुई विधायिका के कार्यों में न्यायालय का सक्रिय हस्तक्षेप भी लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। यानी कि अब हमने फिर से बात कर दी कि जनता द्वारा चुनी हुई विधायिका के कार्यों में न्यायालय का सक्रिय हस्तक्षेप भी लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पे जो है कि लोकतंत्र सर्वोच्च न्यायालय नियंत्रण रख रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ओवरऑल कह सकते हैं कि इसमें ये पूरी बातें जो अभी हमने बताई आपको कि क्या कैसे है, तो आप पूरा सब कुछ डिटेल से बता सकते हैं। एंड आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर फॉर्मेट करना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस नंबर पे देना है, क्योंकि जो गोपाल ने क्वेश्चन भेजा था वो मेरे पास आया नहीं, ठीक है। यहाँ पे है नंबर मैं बोल रही हूँ आपको 9455 यानी 55527 और 233, ठीक है। तो 9455527233, तो ये नंबर आप लिख लीजिए। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। PDF फॉर्मेट में करिएगा आप लोग। तो इसमें आपको पूरा ये है 9455527233, ठीक है। इसमें आप व्हाट्सअप करिएगा, डायरेक्ट मेरे पास आएगा, क्योंकि आप पता नहीं किस ग्रुप में भेजे हैं, नहीं आया मेरे पास तक। तो जो आंसर आप पहले लिखे थे उसको भी, और आज जो मैंने बताया है प्लीज़ उसे आप अच्छे से अपने वर्डों में फॉर्मेट करिएगा और लिखने की कोशिश करिएगा। हालांकि मैंने पूरा आंसर आपको बता दिया है, तो अब आपको बस उसकी वर्डिंग करनी है, ठीक है। उसको लिख के आपको मुझे दिखाना है। एंड होप कि आप इसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और आप में से और भी जो लोग हैं, और भी लोग पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी कोशिश करिए लिखने की। अच्छा बुरा सही गलत कैसे भी गलतियां करेंगे तो सीखेंगे, गलतियां नहीं करेंगे तो कहाँ से सीखेंगे। गलतियां करिए, बहुत ज़रूरी है लाइफ में गलतियां करना। थोड़ा सा गलती करेंगे 10-5 पन्ने बर्बाद होंगे, तभी तो आपकी लाइफ बनेगी, वरना पन्ने आपके बहुत कोरे रहेंगे। अब आपकी ज़िंदगी भी बहुत कोरी सी रहेगी, उसी पन्ने की तरह कुछ आपको अचीव नहीं होने वाला, ठीक है। हालांकि मैं ऐसे नहीं करती, लक बहुत अच्छी होती, किसी किसी के पास होती जो ना कुछ करने से मिल जाती है, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। मेहनत करनी पड़ती है सबको, ठीक है। तो हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगे, तो उसके लिए सॉरी, बट मेहनत करिए आप लोग और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। ऑल द बेस्ट, तो मिलते हैं फिर। और इसका आंसर आप लोग इसी नंबर पे प्लीज़ सेंड कीजिएगा, तो ये मेरे पास सीधे आएगा, ठीक है।